वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना आर्यन सर आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को मालूम है, आज हम लोग नया टॉपिक वन डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करेंगे या वन डी मोशन स्टार्ट करेंगे, जिसका हमारा पहला लेक्चर जाएगा L01। इसमें हम लोग आज बहुत ही बेसिक चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसमें हम लोग सभी चीजों को कवर अप करेंगे, पर स्टार्टिंग बच्चों बेसिक से होती है। तो बेसिक में हम लोग बात करें तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इनके टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनके एग्जांपल्स को कवर अप करेंगे, जो एक्सेलरेशन है उसके टाइप्स उसको भी पढ़ना है। उसके अलावा लास्ट में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है सर जी, स्टार्ट कीजिए। देखो सबसे पहले बात आती है मोशन होता क्या है। पहले वन डायमेंशनल मोशन आएगा, फिर टू डायमेंशनल मोशन आएगा, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आएगा। तो पूरे जो अब हमारा जो मैकेनिक्स है उसमें हम लोग बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात आती है कि मोशन का मतलब क्या होता है। बहुत कॉमन चीज है बच्चों, मोशन का मतलब होता है किसी बॉडी की पोजीशन में या उसकी जो स्थिति में समय के साथ चेंज आना। ठीक है, टाइम के साथ यदि बॉडी की पोजीशन बदलती है तो उसको बॉडी को बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है। तो बहुत कॉमन सी चीज है कि ठीक है सर जी, इंपोर्टेंट टर्म्स में आपने ये बता दिया कि अब बात करते हैं कि ठीक है सर मोशन में है तो इसके टर्म्स और कौन कौन से जो कि हमारे क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले टर्म अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं भाई। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए वो इस तरह टहल रहा है, ठीक है, और विचार कर रहा है कि यार मुझे अब मतलब स्कूल ओपन हो गए, कोचिंग्स ओपन होना शुरू हो गई हैं, तो मुझे जो नीट प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन। मान लीजिए विचार कर रहा है इस तरह का, बार बार यहाँ से आगे तक जा रहा है, पीछे लौट रहा है बच्चों। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि बार बार वो इस पोजीशन तक लौट रहा है, तो जैसे जैसे दूर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली जब लौटने लगा है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। तो बार बार डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है जैसे जैसे वो वापस इनिशियल पॉइंट पर आ रहा है। तो इनका बेसिक बहुत आसान है, उसको अपन यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ भी है। एक्चुअल में जो डिस्टेंस की बात करें अपन, तो डिस्टेंस को अपन ऐसे लीजिए बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक बॉडी मान सकते हैं बच्चों, ए से मोशन स्टार्ट करती है, बी तक जाती है मान लीजिए। अब उसके कई रूट अवेलेबल हो सकते हैं, कोई कार भी हो सकती है, मान लीजिए ए से डी से बी सी डी तक उसे जाना है, तो कोई कोई इस तरह का मान लीजिए ये एक रूट ही अवेलेबल है। एक घूम के जाने वाला रूट इस तरह का भी हो सकता है, कोई रूट इस तरह का हो सकता है बच्चों। तो इन सभी रूट्स पर जो कार चलेगी ए से बी तक, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा वो अलग अलग आएगा। ये रूट सबसे लंबा है, ये मीडियम है, और ये इससे भी कम डिस्टेंस वाला रूट है। बट यदि इस तरह का रोड बन जाता है बिल्कुल डायरेक्ट वाला, तो ये एक्चुअल में सबसे लीस्ट डिस्टेंस वाला रूट है। इसको एक्चुअल में अपन फिजिक्स के सेंस में अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चों, इसको डिस्प्लेसमेंट। और ये एक तरह से डिस्टेंस अपन कह सकते हैं, सबसे लंबा रूट D1 मान लिया, उससे छोटा रूट D2 ये मान लिया अपन ने, और ये D3 मान लिया बच्चों, इस प्रकार। तो ये सबसे एक तरह से डिस्टेंस मिनिमम वाला रूट होता है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज कॉमन है कि सर ये चीज हमें नोन है, थोड़ा सा आइडिया है इसका। तो इन चीजों को अपन और मतलब यहाँ पर और बेहतर तरीके से चीजों को वन बाई वन समझते हैं। तो जैसा कि डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया, वही लिखा हुआ है कि ये क्या होता है बच्चों, किसी भी रूट या कोई पाथ जिस पर हम लोग चलते हैं, हमारी कार चलती है, उस पाथ की लेंथ होता है कि बिल्कुल सर जी ये लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाई बॉडी और पर्सन होता है कि बिल्कुल सर कोई समस्या नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जहां से आपने स्टार्ट किया है जिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, और आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन है उसके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है ये। ठीक है, ये इसको अपन लीस्ट डिस्टेंस वाला रूट भी मान सकते हैं कि ठीक है सर जी आपने बता दिया। अच्छा, दोनों में और भी डिफरेंस होता है। ये क्वांटिटी बच्चों, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये क्वांटिटी है आपकी स्केलर, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दोनों का यूनिट ऐसा यूनिट मीटर होता है कि ठीक कोई समस्या नहीं है सर। एक्चुअल में अब सर ये वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में पहले बातचीत करते हैं अपन, और भी कुछ चीजें आएंगी। और एक बात और यहाँ कॉमन है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाले रूट से ज्यादा ही आएगा या बराबर आ सकता है। तो ये भी एक मतलब जनरली क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह से मिनिमम डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। ठीक है, और डिस्टेंस जनरली यूजुअली क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आएगा। तो आगे मैंने इन पॉइंट्स को कवर किया हुआ है कि ठीक है सर जी आप एक्सप्लेन करने वाले हो। पहले मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझाना चाहूंगा बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन ऐसा मान रहे हैं कि एक बॉडी या पार्टिकल बच्चों ए से बी तक जाता है, वो ऐसे गया, मान लीजिए इस रूट पर गया, ऊपर वाले रूट पर मान लिया अपन ने, चलता हुआ मान लिया ऐसे गया। यहाँ सर जी आपने ये दिखा रखा है,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाला ये डायरेक्ट, ये जो वेक्टर आएगा ना बच्चों, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विच कनेक्ट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, के इनिशियल को फाइनल से जोड़ दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। अब इसकी कि सर ये किसके बराबर होता है, तो ये एक्चुअल में बच्चों जैसे ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन ये है, तो इसका जो वैल्यू आता है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बराबर आएगा, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल के बराबर आने वाला है, ठीक है। कि सर जी इसको समझाइए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया ये कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। कि सर इसको थोड़ा सा और समझाइए कैसे। देखो बच्चों इसको अपन ट्रायंगल लॉ से क्लियर कर सकते हैं। आप देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, कि बिल्कुल सर ये ट्रायंगल बना हुआ है और ये दोनों रेगुलर साइड है बच्चों, ये आर इनिशियल एस वाला ये क्या दोनों रेगुलर साइड है और ये तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि दोनों जो रेगुलर साइड है, ये दोनों रेगुलर जो वेक्टर्स है, कंटिन्यूअस वेक्टर्स है, उनका समेशन थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में ये इसके बराबर होगा। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ से, सिंस जो आर इनिशियल प्लस एस बराबर कितना आएगा सर, आर फाइनल के बराबर आएगा। देख सकते हैं हम लोग इन दोनों का समेशन इसके बराबर आएगा। तो एस वेक्टर किसके बराबर होगा कि सर जी एस वेक्टर की बात करें अपन, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है बच्चों की सर, एस वेक्टर बराबर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल आने वाला है। तो ये तो लिखा है बच्चों चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो ये बिल्कुल अपन ने याद रखना है बच्चों, ये काम में भी आएगा अपन ने, डिस्प्लेसमेंट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल के बराबर होता है, या एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्योंकि 1D में बात करेंगे अपन, तो 1D में जनरली आपका अपना जो फेवरेट रूट रहेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट वाला रहेगा, तो जनरली अपन इसको एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बोल सकते हैं। ये जनरलाइज लिख दिया अपन ने कि ठीक है सर जी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन ने समझ लिया कि सर ये कहां से आएंगे, आर इनिशियल आर फाइनल। जैसे मान लीजिए इसका जो पोजीशन वेक्टर, इसके जो कोऑर्डिनेट मान लीजिए पहला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा मतलब आर इनिशियल क्या हो जाएगा आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये अपन 2D मोशन में बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ये तो मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि आर इनिशियल क्या होगा, यदि ये क्या है बच्चों x1 y1 z1 है, तो मैंने आपको बताया आर इनिशियल क्या लिख सकते हो आपकी सर जी, आपने बताया अभी x1 i कैप और y1 j कैप और z1 k कैप। बिल्कुल बच्चों इसी तरह कि सर फाइनल पॉइंट मान लीजिए x2 y2 z2 हो जाए, तो ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों x2 i कैप, मतलब जो आपका कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होते हैं उनके आगे आई कैप जे कैप के कैप लगा दो तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आ जाता है उस पॉइंट का, ठीक है। तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बच्चों ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा x2 आई कैप और y2 जे कैप और z2 के कैप, ठीक है। क्योंकि ये ओरिजिन से ये पॉइंट आउट कर रहा है ये वेक्टर, बी पॉइंट वहां है ए पॉइंट यहाँ है, तो इनको ए और बी के पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ये है और बी का ये है, क्योंकि ये ओरिजिन से ये पॉइंट आउट कर रहे हैं ये वेक्टर्स के, ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। तो इनको यहां पर लिखा भी जा सकता है। ये अपन 2D मोशन में बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। फिलहाल अपन एक बार आइडिया ले लिया क्योंकि पहली बार डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया था वो यहाँ पर अपन ने समराइज कर लिया है कि भाई जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस के बराबर बच्चों, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वाला, ये क्या होता है बच्चों मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस के बराबर होता है, ध्यान रहे, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस तो ज्यादा भी हो सकती है पर मिनिमम पॉसिबल यही होगी, ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। तो डिस्टेंस यूजुअली क्या आने वाला है डिस्प्लेसमेंट से तो ज्यादा ही आएगा बच्चों, ठीक है। कि ये लंबा रूट होता है जनरली, कभी कभी बराबर आ सकता है यदि कोई पार्टिकल सीधे चला जाए, यदि वो केवल मुड़े ना और सीधा जाता जाए बच्चों, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर सीधे आगे बढ़ता जाए, रिटर्न ना हो, तो डेफिनेटली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। जनरली डिस्टेंस ज्यादा ही आएगा बट कभी कभार बराबर भी आ सकता है। अच्छा, इसका रेशियो के बारे में भी अपन यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो बच्चों रेशियो आएगा कि सर बिल्कुल सर जी यहाँ पर मालूम हो रहा है हम लोगों को, तो ये कितना डिवाइड करते ही ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, बिकॉज ये डिवाइड कर दिया 1 के बराबर या 1 से बड़ा आएगा कि ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक बात और है, यदि कोई पार्टिकल रेगुलरली मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है,
तो डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, ठीक है, अब इस टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ेगा। मान लीजिए गोल गोल घूम रहे हो आप ऐसे ऊट पटांग ढंग से, तो डेफिनेटली जो पाथ का लेंथ तो रेगुलरली बढ़ रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ेगा यदि बॉडी मूवमेंट में है, मोशन में है तो। और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम और ज्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिपेंड करेगा कि यदि आप आगे जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, पर लौट के आ रहे हो आप तो डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, कि बेटर क्वांटिटी नहीं, इसलिए कि ठीक है सर ये कोई समस्या नहीं है, बहुत बेसिक है, और हम लोग इनको आराम से चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जैसे कि वो व्यक्ति टहल रहा था, तो जब वो दूर जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, पर लौट रहा था तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा था। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ठीक है सर कोई समस्या नहीं है। आगे इस तरह की छोटी छोटी बातों को पहले कवर अप करते हैं। अच्छा, सवाल स्टार्ट हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्वेश्चन से अपन और चीजों को क्लियर करते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि भाई एक पार्टिकल है, वो 3/4 पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ए टू बी इस तरह, और आर रेडियस है इसकी सर्कुलर पाथ की। तो बता मेरे भाई इसका जो डिस्टेंस और जो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इसने, इस तरह गया, और उसने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बहुत आसान सा है बच्चों, जो अपन ने अभी समझाया उसी को अपन अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले तो अपन डिस्टेंस कवर्ड की बात करते हैं बच्चों। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा कि सर डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें अपन, कैपिटल डी से डिनोट करता हूं, तो ये क्या होगा कि सर ये पूरे पाथ, ये बच्चों इसका जो लेंथ कितना आएगा कि सर ये 3/4 सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन सेंस से कि 3/4 पार्ट चला है ना, इसलिए तो सरकमफेरेंस का 3/4, तो टोटल कितना है बच्चों के सर 2πr होता है टोटल ये सरकमफेरेंस कंप्लीट सर्कल का, बाद 3/4 ही चला है। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ गया कि सर जी ये तो आ गया अपने पास, 2 से कट और जाएगा, 3πr/2 आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह का कि बिल्कुल सर जी। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे ये एंगल कितना होता है कि सर ये एंगल होगा 3π/2 होता है बच्चों, ये 3π/2 की बिल्कुल सर जी 3π/2 होता है, क्योंकि 90 डिग्री का 3 टाइम्स है ये, 270 डिग्री के बराबर होता है। तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं d बराबर, और अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला मैंने बताया था थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा कितना है कि सर 3π/2 है, 3π/2 है ना, और इंटू आर आ गया। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज कॉमन सेंस से भी आ रहा है कि बिल्कुल सर जी कोई समस्या नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अपन ऐसा कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन ये, ठीक है, तो ये तो अपन ने पहले डी फाइन कर लिया, डी इस रूट से आया भाई, अब डिस्प्लेसमेंट इस रूट से आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो कॉमन सेंस है कि डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है ये, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा बच्चों इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट के सर बिल्कुल सर जी, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है ना वो पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट आ जाएगा, और कितना आएगा भाई कि सर ये आएगा r² + r² कर दीजिए और पूरे का होल स्क्वायर लीजिए, √2r आ जाएगा, जो कि आपने डायरेक्ट पहले ही सोच लिया होगा। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीजों से अपन स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है सर जी। आगे और भी चीजें आप समझाइए। देखो भाई अगला सवाल अपन ने भी उसी तरह का मिलता जुलता लिया है भाई, इसमें भी यहाँ पर बता रखा है कि एक पार्टिकल थीटा एंगल से यहां से यहां तक मूव करता है भाई, ठीक है बच्चों, यहां से थीटा एंगल सर्कुलर पाथ पर। तो अपन ने बताना है कि बता भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो ये अब बात करें अपन कि सर जी कैसे, तो एक तरीके तो डायरेक्ट ही अपन जैसे डिस्टेंस की बात करूं बच्चों में, तो डिस्टेंस मैंने बताया था ना आपको, डिस्टेंस मतलब यहां पर क्या होगा, एक तरह से आर्क लेंथ होगा। डिस्टेंस कहीं अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ किसके बराबर होता है कि सर डी बराबर होता है या एस बराबर थीटा इंटू रेडियस होता है भाई, ये थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा है ही, तो ये आंसर आ गया, थीटा रेडियन में दे रखा है, अपन ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो थीटा इंटू आर अपना आंसर हो गया डायरेक्ट, ठीक है सर जी। अब बात करते हैं कि सर इसमें अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपन, तो दो तरह से मैं समझा देता हूँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट के, सर समझाना कैसे। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि यहाँ से ये डायरेक्ट डिस्टेंस, ये अपना आंसर है, जब अपन इसको मिलाएंगे ना कि ये बिल्कुल ये अपना आंसर है, ये अपन ने फाइंड करना है ये लेंथ। तो उसके लिए तरीका ये हो सकता है कि यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं बच्चों, एक तो है ना, यहीं से डाल देता हूं, चलो मैं ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने ये। तो ध्यान से देखो परपेंडिकुलर डालने पर ये दोनों, ये एक राइट ट्रायंगल इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, और दोनों एक जैसे है ये, ठीक है बच्चों। तो ये जो एंगल है ना, जो टोटल थीटा एंगल था, ये तो हो जाएगा इधर से θ/2, और ये इधर भी जाएगा कितना बच्चों θ/2, एक जैसे है ये, ठीक है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल। तो ये एंगल भी जो थीटा था वो θ/2 इस हिस्से में आएगा, θ/2 इस हिस्से में आएगा, बिल्कुल सर जी। अब देखो बच्चों आर के कंपोनेंट लें अपन, आर के,
तो इधर क्या आएगा आर का, बिकॉज ये राइट एंगल बन रहा है ना बच्चों ये, तो इधर आएगा आर कॉस थीटा बाई 2, इधर आएगा सामने क्या आएगा, ये डिस्टेंस अपन एक्स मान ले थोड़ी देर के लिए, तो ये x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, x बराबर आएगा r इंटू, क्योंकि ये इधर cos कंपोनेंट सामने क्या होता है साइन कंपोनेंट, ये अपन कंपोनेंट लेना सीख चुके हैं बच्चों वेक्टर में, तो ये कितना आएगा सर r, और ये cos इधर साइन, तो साइन थीटा बाई 2 आएगा, कि बिल्कुल सर जी साइन थीटा बाई 2 आएगा ये। इसी प्रकार ये भी उसके बराबर ही आएगा, तो बच्चों दोनों को, क्योंकि देखो ना r को यहाँ ब्रेक करेंगे अपन, ये एक बिकॉज ये हाइपोटेनस है ना बच्चों, तो इसको ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा cos कंपोनेंट, ठीक है, इधर आएगा सामने साइन कंपोनेंट, तो r इंटू ये भी कितना होगा कि सर ये भी r इंटू साइन और थीटा बाई 2, ये इस प्रकार आएगा, बिल्कुल सर जी। तो भाई साहब ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो तो 2x के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट s बराबर कितना आ गया 2x के बराबर, और x का वैल्यू कितना आया बच्चों कंपोनेंट वाले तरीके से, कि सर ये तो आया अपने पास r साइन थीटा बाई 2 आया, बिल्कुल बच्चों, तो ये अपना आंसर आ गया 2r साइन थीटा बाई 2 आ गया। कि सर और कोई तरीका है क्या, बिल्कुल है बच्चों तरीका, कि सर और क्या तरीका, और अपन ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, देखो बच्चों और तरीका अपन, जैसे ये एक वेक्टर, देखो पहले यहाँ थी पोजीशन, अब पोजीशन अपनी यहाँ होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि सर आपने बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ना वो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है ये, ठीक है बच्चों। अब मान लिए आर फाइनल आर इनिशियल, अब आर इनिशियल का जो लेंथ है वो भी आर है, बिल्कुल सर कैपिटल आर है, आर फाइनल का जो लेंथ है वो भी आर के बराबर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये अपन ने समझ चुके हैं। अब इसका डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, अब अपन ने ये निकालना है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। बच्चों आपको पता है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना, आर इनिशियल की बात करें अपन, इसका मैग्नीट्यूड, आर फाइनल का जो मैग्नीट्यूड, एरो हटा दिया, इसका इनके मैग्नीट्यूड वो जो किसके बराबर है, इनका जो लेंथ है वो तो आर के बराबर ही है, और मैंने बताया था दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो अपन ये वेक्टर में पढ़ा था कि यदि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड बराबर है और उनका डिफरेंस निकालना है, तो अपने पास फॉर्मूला था 2a sin थीटा बाई 2 हुआ करता था, ध्यान है आपको 2a sin थीटा बाई 2, और यहाँ प्लस आता था तो वहां पर 2a cos थीटा बाई 2 आता था, ठीक है, 2f cos थीटा बाई 2 ये पढ़ा था अपन ने, और माइनस वाले में क्या आता है sin थीटा बाई 2 आता है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 2 और r दोनों बराबर है, 2r sin थीटा बाई 2 आएगा, क्यों कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डिफरेंस है इसलिए, तो स्मॉल r मतलब, तो स्मॉल r तो यहाँ कैपिटल रेडियस के बराबर ही है, तो 2r sin थीटा बाई 2, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। और भी है कि बिल्कुल सर और भी मतलब तरीके तो है बच्चों, है ना, कर सकते हैं अपन, बट ये तरीके मेरे हिसाब से दोनों बेहतर हैं, इन दोनों से समझ लीजिए आपके, ठीक है सर जी, हमें ज्यादा तरीकों का क्या करना, बस समझ में आना चाहिए। ये अपन ने केवल ज्योमेट्री तरीके से किया, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल अपन ने एक जैसे मिले थे, और कंपोनेंट अपन ने आर का इधर कॉस इधर साइन आएगा, वो कंपोनेंट मैंने निकालना आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसी प्रकार इसका इधर कॉस इधर साइन आएगा, तो साइन कंपोनेंट के दोनों से जोड़ के डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कि शुरुआती पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, दोनों तरीकों को हम लोगों ने समझ लिया है प्रॉपर्ली, हम लोग इसे नोट कर लेंगे। अब अपन और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तो बच्चों नेक्स्ट अपन स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो स्पीड एक्चुअल में स्पीड बोलते हैं अपन जब स्पीड है, मतलब इसका मतलब मूवमेंट जारी है, तो रेगुलरली जब पोजीशन में चेंज आएगा तो वहां पर अपन स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड की बात करें तो ये इसका जो सेंस डेवलप होता है कि एक सेकंड में कोई बॉडी या पार्टिकल कितना आगे बढ़ रहा है, उससे इसका मीनिंग समझा जाता है बच्चों। अब उसमें भी दो तरह से बात कर सकते हैं, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर बात करें अपन या फिर एक एवरेज वाली बात करें बच्चों, तो ये स्पीड भी दो तरह का होता है, एक तो होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है आपका एवरेज वाला, तो दोनों को अपन यहां समझने वाले हैं अभी। तो पहले तो लिख दिया भाई कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड, वो स्पीड का सेंस देगा। बिल्कुल सही बात है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई चीज, उससे स्पीड का फील आएगा, मतलब कि ठीक है सर जी। अब वो भी दो तरह से बात की जाती है कि आप कौन सी ओवरऑल जर्नी के लिए बात कर रहे हो, ठीक है, तो एवरेज स्पीड के बारे में आप सेंस ला सकते हो। कोई भी कार है, वो कार की स्पीड एक जैसी तो रहती नहीं है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए कोई एक शहर से दूसरे शहर जाता है बच्चों, एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है, तो डेफिनेटली कार की स्पीड कम ज्यादा होती है रास्ते में। तो एक तो अपन ओवरऑल जर्नी के लिए बात करते हैं, वो एवरेज होती है एक्चुअली एवरेज स्पीड, और किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर अपन जब देखते हैं, ठीक है, स्पीडोमीटर को, तो उस समय इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है बच्चों। तो ये दोनों चीजों का अपन फील, तो यहाँ पर ओवरऑल
एक इंटरवल के लिए, बड़े इंटरवल के लिए बात की जाती है कि ठीक है सर जी। तो ये जैसे मान लीजिए ऐसा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, वो यहां से यहां तक जा रहा है बच्चों। अब उसने अलग अलग, जैसे x1 मान लीजिए ये पहले 10 किलोमीटर हो सकते हैं, फिर अगले वाले 20 किलोमीटर है, ये अगले वाले 30 किलोमीटर है। अब इसमें टाइम अलग अलग उसने लगाया, ठीक है। कोई हो सकता है यहाँ पर सड़क थोड़ी खराब थी इसलिए यहाँ टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा कम लगा। इस तरह की स्थिति बन सकती है बच्चों। तो इस पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? तो एवरेज स्पीड का एक ही फंडामेंटल है, टोटल कितना आप चले और कितने समय में आपने कितना समय लिया, ठीक है बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से अपन लोग एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इससे स्पीड एवरेज आएगा, ठीक है। स्पीड एवरेज इसका मीनिंग समझना है, स्पीड एवरेज, ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। और यहां पर अपन एक्स टोटल को वही x1 प्लस x2 प्लस xd लिख सकते हैं बच्चों। टोटल टाइम को t1 प्लस t2 प्लस t3 लिख सकते हैं। और कभी कभी यहाँ पर टाइम कई बार नहीं देता, यहाँ की स्पीड दे देता है, तो यहाँ पर अपन इंडिविजुअली इनको यहाँ पर ऐसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ का स्पीड दे दिया, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे स्पीड v1 रहा था, तो अपन t1 को कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये x1 अपॉन v1 से। तो इंडिविजुअल जो है एक इंटरवल, उस इंडिविजुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और वहां कितना स्पीड रहा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम अपन फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अपन t2 को भी रिलेट कर सकते हैं, तो x2 अपॉन v2 इस तरह, ठीक है। तो ये भी अपन है, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइम नहीं देता बल्कि वो इन दोनों की इंफॉर्मेशन देता है, तो टाइम हमें फाइंड करना होता है। तो टाइम को अपन इस तरह इंडिविजुअल डिस्टेंस अपॉन इंडिविजुअल स्पीड उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए उनके डिवाइड करके अपन उन इंटरवल्स का टाइम निकाल सकते हैं कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। टाइम डायरेक्ट दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया जाता तो ऐसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। अब तो ये चीजें मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करना, हैंडल करना आना चाहिए। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इसका नाम ही इंस्टेंटेनियस है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर बात हो रही है बच्चों। तो इसमें पर्टिकुलर मोमेंट पर बात होती है, इंस्टेंट पर बात होती है, तो ये वेलोसिटी का एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है। वैसे भी वेलोसिटी में क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी में एक वेक्टर क्वांटिटी है कि सर एक उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी। अब उसमें से डायरेक्शन को हटा दे तो जो मैग्नीट्यूड बचेगा वो स्पीड ही होती है एक्चुअल में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो वो सेंस यही ध्यान रखना है कि ठीक है सर जी। और वैसे भी ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर अभी जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपन ने याद रखना है, ये सेंस याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब इन पर सवाल करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसमें ज्यादा पजल नहीं होना, ठीक है। ये जस्ट इंफॉर्मेटिव है, छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, इनमें ज्यादा समय खराब भी नहीं करना अपन ने। वेलोसिटी को अपन डिस्प्लेसमेंट के सेंस में समझते हैं। इसका जो फील आएगा कि एक सेकंड में कितना बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस हुई, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा, एक सेकंड में आप ओवरऑल कितना डिस्प्लेस हुए, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का रोल होगा और स्पीड में डिस्टेंस का रोल होता है कि ठीक है सर जी बताइए। देखो भाई, तो यहां पर अपन बात करें तो इसको ये भी दो तरह का होता है। तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है उसका फील देगा ये। अब दो तरह का होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो एक तो भाई साहब एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की पहले बात की जाए कि एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का सेंस वही है कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम कितना लगा आपको। तो ये भी एवरेज स्पीड से मिलता जुलता ही है बिल्कुल। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, उधर डिस्टेंस था पहले, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको अपन डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे ही डिनोट कर देते हैं, तो एस नेट या एक्स नेट अपॉन टी टोटल आ जाएगा बच्चों के, ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट का तो ये जैसे एवरेज अपन ऐसे भी इसको जनरली ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगता है कि ये काफी काम में आता है, तो इसको अपन ने अलग से हाईलाइट कर दिया। तो बच्चों ये जो एवरेज वेलोसिटी है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो टी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल की, बिल्कुल सर जी परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही मैंने बताया था ना, भी प्रूव भी किया था अपन ने, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। या जब 1D में बात करेंगे अपन, तो 1D में तो जनरली क्या होता है एक्स एक्सिस के अलोंग ही डायरेक्शन मूवमेंट होगा, तो उसको तो डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। उसको वेक्टरली ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की अभी जरूरत नहीं है। 2D मोशन में एनएलएम में
वहां तक अपन जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वहां पर पूरा वेक्टर का रोल आएगा। अभी तो 1D में तो वेक्टर को अवॉइड कर सकते हैं अपन, हल्का फुल्का यूज करेंगे अपन। तो बिना वेक्टर के लिख दिया मैंने तो ये, ठीक है, बिना वेक्टर की एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम कितना लगा आपको, ठीक है। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल के, सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। आगे अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो ये एक वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक जब पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, पर्टिकुलर टाइम की बात करें, तो टाइम इंटरवल जनरली वहां पर बहुत छोटा रखा जाता है। किसी पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पर, एक क्षण पर बात करोगे आप, तो पलक झपकती देखना होता है वहां। तो डेफिनेटली वहां का जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत कम होता है बच्चों। तो ये डेल्टा टी है ना, बहुत स्मॉल होता है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बोल सकते हैं अपन। तो ये जब बहुत छोटा होगा ना, तो ये ऊपर की चीज भी बहुत छोटा आने वाली है, क्योंकि अपन बहुत कम टाइम में बॉडी होगी वो कम ही चल पाएगी बच्चों। इसलिए अपन क्या होता है, डेल्टा को डी बनाने वाले हैं, देखो कैसे। तो ये यहाँ पर आगे आपको बताया गया होगा, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर बताया रखा है कि भाई साहब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज से ही वो आने वाली है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होने वाला है। किसी इंस्टेंट पर बात कर रहे हो अपन, पलक झपकते ही अपन बात कर रहे हैं, तो ये बहुत छोटा होगा ना यार। तो ये डेफिनेटली डेल्टा, डेल्टा वैसे भी बड़े इंटरवल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो dt बना दिया और डेल्टा एक्स की जगह dx लिख दिया, क्योंकि इनका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं डी को, और डेल्टा को बड़े चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पहले ही मैंने आपको डिफरेंशिएशन में समझा रखा है। तो इससे एक बात और अपने यहाँ पर क्लियर होती है कि ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे काम में भी आएगा। इस पर काफी क्वेश्चंस आएंगे अपने इन पर दोनों पर। तो कि यदि इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ही तो है ही एक तरह से भाई, चेंज इन, ये क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से या पोजीशन के डिफरेंशिएशन से क्या आता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आता है। तो ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन से ये आएगा। ये मैंने वैसे आपको जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वहां पर भी मैंने इस चीज को समझाया था। बिल्कुल सर जी, अब इस चैप्टर में इसके ढेरों क्वेश्चंस होंगे अपने, ठीक है, आगे के लेक्चर्स में आएंगे तो चीजें और बेहतर तरीके से अपन समझ पाएंगे। अभी तो अपन केवल थ्योरी को थोड़ा समझ रहे हैं और बेसिक एग्जांपल लेंगे। वापस सवाल मुझे लगता है स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ये अपन ने कर लिया था अभी, उसके बाद क्वेश्चंस वापस स्टार्ट हो गए हैं, तो ठीक है, बढ़िया बात है। देखो बच्चों कि सर अब यहाँ पर बात करें, क्या पूछा भाई इसने पहले, तो पहले इसने ये बोला है कि भाई एक कार ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस है उसको v2 स्पीड से कवर किया है, तो बताओ पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे फाइंड करें, और एक सवाल मिलता जुलता, शायद इन दोनों का आंसर एक ही आएगा, तभी ये और ला के दे रखा है। तो पहले इसको डील करता हूं मैं, ठीक है। तो भाई इसको अपन यहाँ मैं समझा देता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने बोला कि आधी डिस्टेंस v1 से और नेक्स्ट आधी डिस्टेंस या रिमेनिंग आधी डिस्टेंस v2 से, तो क्यों ना बच्चों आधा आधा है, तो एक तरीका तो ये टोटल डिस्टेंस को अपन x माने और आधी डिस्टेंस को x/2 माने, पर अपॉन 2 मानने से बेहतर है कि पूरे को अपन क्या मान ले, 2x मान लेते हैं। 2x का आधा x, नेक्स्ट आधा डिस्टेंस भी x हो जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि अपन इस तरह का बटे में ना माने, चीजों को फुल माने अपन बच्चों। तो ये एक अच्छी अप्रोच होगी, क्योंकि अपॉन में आने से थोड़ी चीजों को हैंडल करना मुश्किल सा होता है। अब देखो मैंने इसको x मान लिया, पहली आधी डिस्टेंस को बोला है ना आप डिस्टेंस, इसको x, तो टोटल डिस्टेंस 2x, तो आधा आधा हो गया ना, मैनेज हो रहा है। यहाँ पर स्पीड कितनी बोली कि भाई यहाँ पर स्पीड है v1 और इधर कितनी है स्पीड की, सर इधर स्पीड है v2। अब तो हमें मालूम है वी एवरेज क्या होता है कि सर वी एवरेज आपने बताया था कि भाई एक्स टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस, ठीक है बच्चों कि सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपने बोला था, तो भाई साहब ये टोटल डिस्टेंस, वैसे लिखने की आवश्यकता थी नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ वहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो यहाँ पर अपन बात करें बच्चों, तो डिस्टेंस कितना है कि सर x यहाँ पर, x यहाँ पर। अब यहाँ का टाइम नहीं है पता अपन है, तो ये टाइम है, तो t1 प्लस t2 कर सकते हैं अपन, ये जो पता नहीं है उसको मान लिया अभी। अब यहाँ का इंडिविजुअल टाइम मैंने बताया था ना आपको, यहाँ के इंडिविजुअल डिस्टेंस और यहाँ के इंडिविजुअल स्पीड्स के रेशियो से अपन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x प्लस x, और नीचे क्या आएगा, t1 की जगह x अपॉन v1 आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ का टाइम, बिकॉज यहाँ स्पीड चेंज हो गई है, ठीक है, आधी डिस्टेंस स्पीड v2 हो गई है, तो कितना आएगा कि सर x अपॉन v2 आ जाएगा, और x कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 2 बचेगा ये इस तरह का, तो 1 + 1 2 बच गया, और 1/v1, और
1/v2 आ गया। अब भाई साहब एलसीएम लेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे v1 v2 ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल सर जी पहुंच जाएगा ऊपर। तो 2v1 v2 अपॉन क्या आएगा कि सर ये v2 यहाँ v1 यहाँ, तो नीचे v1 प्लस v2 आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, जो कि काफी काम में आता है और इस पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और पहले कई कुछ एक एग्जाम में इस पर सवाल आ भी रखे हैं। तो इस रिजल्ट को याद रखना है, कब, जब ऐसा सवाल आए कि भाई आधी डिस्टेंस में स्पीड v1 था और नेक्स्ट आधी डिस्टेंस में स्पीड v2 था, तो पूरी इस जर्नी के लिए एक एवरेज स्पीड कितना होगा, तो डायरेक्ट आप इस 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 अप्लाई कर सकते हो। इसको बच्चों हार्मोनिक मीन भी बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं अपन, हार्मोनिक, ये मैथमेटिकल टर्म है, हार्मोनिक मीन ऑफ v1 एंड v2, ये ठीक है। एक्चुअल में जो 3 तरह के मीन डिफाइन किए गए हैं मैथमेटिक्स में, हार्मोनिक, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। तो ये अपना कौन सा वाला है बच्चों कि सर ये हार्मोनिक मीन है। तो इसमें ज़्यादा अपन ने नहीं जाना, बस एक बार ये याद रखना है, इसको ऐसे रिवीजन करते हैं। जैसे कोई भी क्वांटिटी है x और y, तो उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई, और अरिथमेटिक मीन x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन ठीक है बच्चों वो क्या होगा, x इंटू वाई का स्क्वायर रूट। तो 3 तरह के ये मीन डिफाइन किए जाते हैं। एक मीन तो ये हो गया, और जैसे कि मैंने बताया आपको अरिथमेटिक मीन में डायरेक्ट सम करके अपॉन 2 कर देते हैं, वो आगे आएगा भी यार, आगे नेक्स्ट सवाल में उसका एप्लीकेशन आएगा, तो ये याद रखना है। ठीक है सर जी, ये और आपने बताया क्या इससे भी वही रिजल्ट आएगा। इसने बोला है कि एक पर्सन है वो ए से बी तक जाता है भाई स्पीड v1 से, और रिटर्न हो रहा है स्पीड v2 से, बता भाई फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फॉर होल जर्नी। तो इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा पूछी है, एवरेज, उसने वेलोसिटी भी पूछा है। तो ये इसमें तो क्या होता है, जो आपका एवरेज स्पीड है, स्पीड एवरेज दोनों बराबर आएंगे इसमें। तो क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हो या स्पीड हो बराबर आने, ठीक है बच्चों। वैसे टोटल डिस्टेंस तो ये अपन ने स्पीड ही मान के लिखा था मैंने ये, ठीक है सर जी कोई समझ नहीं है। वेलोसिटी एवरेज भी इतना ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर ही आएंगे, सीधे जा रहा है इसमें। तो पर ये लौट रहा है इस सवाल में, इसने ऐसे कहा कि भाई इसमें लौट भी रहा है। तब देखते हैं भाई कि भाई पहले ए से गया, ये बच्चों ए से जाके बी तक गया, ऐसे गया बच्चों बी तक, और फिर ये रिटर्न हो रहा है कितने से बच्चों, कि सर रिटर्न हो रहा है v2 स्पीड से, ये ठीक है। तो अपन क्या मान सकते हैं बच्चों, तो इस सवाल को अपन कि भाई इस ए से बी तक का डिस्टेंस x मान लिया, और x ही लौटेगा वो फिर ऐसे। तो x चला, मान लीजिए x डिस्टेंस चला v1 स्पीड से, फिर लौटा वो इधर। तो भाई साहब जो स्पीड एवरेज आएगा, तो स्पीड एवरेज तो उसी तरह स्पीड एवरेज कैसे आएगा कि टोटल चला कितना, भाई जाने में इतना, लौटने में भी x, तो x प्लस x 2x आ गया। अब टाइम, तो टाइम कैसे आएगा बच्चों, वही t1 प्लस t2। तो उसी तरह से अपन जब करेंगे ना तो चीज वही आने वाली है। देखो आप कि सर ये यहाँ का टाइम कैसे आएगा, जाने का समय, तो ये आएगा x अपॉन v1 से, ठीक है, कि चला x और ये v1 स्पीड से, तो यहाँ का टाइम जाने का समय इतना, लौटने का समय x अपॉन v2 हो जाएगा ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये तो वही उतना ही आ गया ना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ऐसे सवाल में भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अब पर इस पूरे हॉल जर्नी के लिए वेलोसिटी एवरेज 0 हो जाएगा इसमें, वेलोसिटी एवरेज ध्यान रहे, वेलोसिटी एवरेज, क्योंकि इसमें क्या होगा पूरी जर्नी के लिए वो 0 इसलिए हो जाएगा कि भाई साहब आप यहीं आ गए हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, आप जहां से चले वहीं आ गए आप, तो यार इसका मतलब क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0 होने से 0 ही आ जाएगा, ये टाइम भले लगा हो। तो ये इस प्रकार है। तो ये जस्ट यहाँ पर बताया गया है, आधी डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है, और a से b तक b1 से गया और b से a तक b2 से लौटा, तब भी एवरेज स्पीड इतनी आएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसको जस्ट थोड़ा सा याद रखना है कि सर कोई समस्या नहीं है, और वेलोसिटी एवरेज रिटर्न वाले केस में 0 हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, बट इस केस में दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि इसमें लौटा तो है ही नहीं ना, सीधे सीधे गया था इसलिए। ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, दोनों कंडीशंस को हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है, या रटने की जरूरत नहीं है, आप तो फंडामेंटल से सॉल्व करिए तो अपने आप ही सही आंसर सामने आएगा। अब बात करते हैं अपन, और क्या पूछा गया है। देखो भाई एक कार ने ट्रेवल किया, आधे टाइम तक वो v1 स्पीड से चली, रिमेनिंग आधा टाइम v2 स्पीड से चली, बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा। तो ये अपन यहाँ पर जो बता रखा है, यहाँ टाइम को दे रखा है, जैसे वो यहाँ से यहाँ तक चला बच्चों, ये इस प्रकार है ना। तो उसने बोला है कि भाई आधे टाइम तक, मान लीजिए टोटल टाइम अपन क्या मान सकते हैं बच्चों, टोटल टाइम t मानेंगे, आधे टाइम को t/2 और नेक्स्ट आधे टाइम को t/2, या अपन ऐसे ही मान सकते हैं टोटल टाइम 2t मान लीजिए, और पहला आधा टाइम t मान लो, नेक्स्ट आधा टाइम t मान लो। तो बटे वाले को भी अवॉइड कर सकते हैं अपन, जैसे टोटल टाइम 2t मान लेते हैं अपन 2t, तो पहले t टाइम कितना चला कि सर v1 स्पीड से चले, तो ये t,
और नेक्स्ट में टी टाइम, क्योंकि आधा टाइम यहाँ आधा टाइम यहाँ, तो टोटल टाइम 2t मान रखा है अपन ने, ऐसे कर सकते हैं। अब उसने बोला कि बता भाई स्पीड एवरेज, तो स्पीड एवरेज कैसे निकालते थे अपन, ठीक है, इसी को कई बार वी एवरेज भी लिख देते हैं बच्चों, वैसे सीधे जा रहा है ना इसलिए, और वी एवरेज तो आंसर बराबर ही आने वाला है। तो कितना है बच्चों के सर चले टोटल कितना, तो अब फॉर्मूला होता है कि भाई इतना चले अपन अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, ये होता है जनरलाइज फॉर्मूला। तो भाई साहब यहाँ का जो, अब क्या सर यहाँ तो इसने दिया ही नहीं सर कितना डिस्टेंस, तो यहाँ की स्पीड इंटू टाइम करके यहाँ का डिस्टेंस डबल आ जाएगा ना बच्चों, तो कितना आएगा कि सर जी ये आएगा v1 इंटू टी आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ के टाइम से यहाँ का डिस्टेंस डबल आ जाएगा, और टोटल टाइम t प्लस टी कर दीजिए भाई, तो कितना आ गया t से t कट के, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, तो इसे बोलते हैं एरिथमेटिक मीन बोलते हैं बच्चों, एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन ऑफ v1 एंड v2, तो ये अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। और इससे पहले आया था हार्मोनिक मीन, और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसमें दोनों का मल्टीप्लाई v1 इंटू v2 का स्क्वायर रूट, वो जनरली अभी तक इन सवालों में काम में नहीं आया, पर फिजिक्स में कुछ एक सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें आंसर क्या है अपना आएगा भी, ठीक है। कई बार हाइट का ज्योमेट्रिक मीन आता है, वो आएगा आपका इसी चैप्टर में काम में आएगा, वो अपन ने उसको ज्योमेट्रिक मीन नाम देंगे अपन, ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, जब आएगा जब बता देना, अभी अपन ने चिंता नहीं करनी, ये मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये याद रखिए आप तो किस कंडीशन में क्या जवाब देना है। अब अपन कि सर जी और क्या है मामला, एक साइकिल जो साइकिलिस्ट है या साइकिल कवर करती है कितना बच्चों 1/3 डिस्टेंस, कितने से कि सर 10 की स्पीड से, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस 1/3 तो यहाँ और 2/3 बचेगा उसको उसने 30 की स्पीड से कवर किया है। तो अपन से पूछे कि बता भाई एवरेज स्पीड कितना होगा साइकिल का, तो डेफिनेटली अपन इसको भी बच्चों इस प्रकार कर सकते हैं भाई, जैसे बात करें बच्चों कि सर वी एवरेज अपन ने ऐसे देखा था, तो पहले तो अपन ये देखते थे कि भाई कितना, तो 1/3 डिस्टेंस, तो 1/3 में अपन 1/3 देखो ना 1/3 ये, तो क्यों ना बच्चों इस 1/3 को अपन ऐसे ले जाए कि पूरा x अपॉन 3x है ना, 1/3 डिस्टेंस का मतलब ये इस तरह का, ठीक है, ऐसे समझे अपन। तो टोटल 3x मान लेते हैं, उसका एक x पार्ट मान लेंगे, तो 1/3 अपन मान लेते हैं ये x डिस्टेंस कितने से चला भाई कि सर 10 किलोमीटर पर आवर से चला, यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर से, और बचेगा 2x, तो ये कितना बच्चों इसमें कितना स्पीड हुआ कि सर 30 दे रखा है, 30 किलोमीटर पर आवर से चला है भाई ये, ठीक है। ये अब इसके लिए निकालना है अपन ने बच्चों, तो ये अपन ने ऐसे हिसाब लगा लिया कि बटे में एक तरीका ये भी था कि पूरी डिस्टेंस को अपन x मानते हैं बच्चों, x मानते हैं ना, इसको x/3 मानते हैं, इसको 2x/3, तो बेहतर क्या है बच्चों 1/3, तो 3 में से एक पार्ट, तो पूरे को 3x मान लिया, और 3x का एक x पार्ट यहाँ मान लिया, और रिमेनिंग जब 3x में से एक x यहाँ चला गया तो रिमेनिंग 2x यहाँ आएगा, तो बटे में न मान के अपन ऐसे मान लें कि टोटल 3 मान लिया, एक पार्ट यहाँ 2 पार्ट यहाँ, तो ये मानने का आप हैबिट में, ये कॉमन सेंस वाली चीजें मानना, इससे कैलकुलेशन ठीक रहती है बच्चों, ठीक है। आपके ठीक है सर जी, तो टोटल कितना चले अपन कि सर x + 2x चले अपन, और कितना समय लगा, तो यहाँ का समय कितना आएगा कि सर यहाँ की स्पीड, यहाँ का डिस्टेंस अपॉन यहाँ की स्पीड, तो x/10 आ गया बच्चों, और ये टाइम कितना आएगा कि सर यहाँ का डिस्टेंस अपॉन यहाँ का स्पीड, तो 2x अपॉन 30 आ जाएगा। अब x तो कट जाएगा ना यार कॉमन लेके, तो ऊपर क्या 3 बचेगा भाई, 3 बचेगा, यहाँ पर 1/10, और यहाँ कितना है बच्चों कि सर 1/15 आएगा। अब भाई साहब एलसीएम लेंगे अपन, तो कितना आएगा कि सर 15 आ जाएगा, 30 आ जाएगा एलसीएम, तो ये 3, तो यहाँ पर 30 एलसीएम ले लेते हैं अपन 30, तो नीचे कितना आएगा सर इसका, इसमें डिवाइड 3 बार, इसमें 2 आएगा, ठीक है बच्चों। अब 5 से ये कट जाएगा 30, सर 6 बार कट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 6, तो आंसर क्या आ गया कि सर 18 किलोमीटर पर आवर आ गया ये, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह का हल्की फुल्की कैलकुलेशंस करना आना चाहिए, मेन फंडामेंटल यही है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का टोटल कितना चले आप और कितने टाइम में, और टाइम कई बार नहीं देता तो उस इंडिविजुअल जो इंटरवल है उसका डिस्टेंस अपॉन उसका स्पीड कर दिया करो आप, तो इस तरह जाएगा बच्चों। तो ये बेसिक चीजें जो कि कॉमन सेंस वाली है, जो कि हमें मैनेज करना आना चाहिए बच्चों, कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, मैनेज कर लेंगे। अब इसने बोला कि भाई एक पर्सन है वो ए से बी तक गया है बच्चों, है ना, और आधी डिस्टेंस कवर की है उसने b1 स्पीड से, नेक्स्ट आधी डिस्टेंस b2 से, जैसा कि अपन ने भी इस तरह का सवाल किया भी था, बट वो रिटर्न भी हो रहा है इसी सवाल में, उस सवाल में केवल वो आगे गया था, अब इसमें रिटर्न हो रहा है और विद स्पीड b3 से, बी से ए तक लौट भी रहा है। तो अपन ने एवरेज स्पीड, एवरेज और हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना पूरी जर्नी के लिए। तो सवाल अपन समझ गए कि इसने ऐसे बोला कि ए से बी तक तो गया है वो, जैसे ए ये मान लिया अपन ने और बी ये मान लिया बच्चों यहाँ पर, तो भाई साहब वो ए से बी तक गया, लौटा भी है इसमें,
और इसमें कंडीशंस ऐसे हैं कि पहले जो आधा डिस्टेंस है उसमें तो वैसे उसकी स्पीड v1 रही थी, अब आधा डिस्टेंस यहाँ आधा डिस्टेंस है, तो क्यों ना मैं इसको x मान लेता हूँ, नेक्स्ट आधी डिस्टेंस को भी x मान लेता हूँ। यहाँ पर स्पीड v1 है, यहाँ का स्पीड v2 बोला है भाई उसने, और रिटर्न कितना होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 2x मानी है तो रिटर्न तो पूरा 2x होगा वो, और कितनी स्पीड से हो रहा है v3 से। अब पूछा कि बता भाई स्पीड एवरेज कितना होगा, तो स्पीड एवरेज के लिए तो कितना टोटल चले अपन, तो स्पीड एवरेज तो अपन भाई डी टोटल से डिसाइड होगा, डी टोटल और टी टोटल, टाइम टोटल मतलब ये कि सर करिए, तो इसमें कितना आएगा डी टोटल, भाई कितना एक्स यहाँ चले, एक्स यहाँ चले, लौटने में 2x, तो डिस्टेंस तो क्या होता है स्केलर है तो रेगुलरली बढ़ती है कंटिन्यूसली, तो कितना बच्चों एक्स एक्स और 2x, तो टोटल कितना हो गया कि सर x प्लस 2x लौटे हैं ये। अब यहाँ का टाइम कितना लगेगा, पूरे टाइम को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ का टाइम यहाँ की डिस्टेंस अपॉन यहाँ की स्पीड से आएगा, तो कितना आएगा कि सर x अपॉन v1 आएगा। अब यहाँ का जो टाइम कैसा है, टोटल टाइम लेना है ना, तो यहाँ का टाइम कैसे आएगा कि सर यहाँ का डिस्टेंस अपॉन यहाँ का स्पीड से ले लीजिए। इसी प्रकार यहाँ का टाइम कितना आएगा 2x अपॉन यहाँ की स्पीड कितनी है v3 है, तो ये काम करना है भाई साहब। x तो कट जाएगा ना कॉमन लेके बच्चों के, बिल्कुल सर जी x कॉमन लेके कट जाएगा, तो ऊपर तो 4 बचेगा, नीचे क्या बचेगा कि सर 1/v1 और यहाँ पर 1/v2 और यहाँ पर क्या आएगा सर 2 अपॉन v3 आ गया। अब एलसीएम आएगा v1 v2 v3, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा कि सर 4 v1 v2 v3, ऐसे जाएगा एलसीएम, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये आएगा b2 b3, ये कर लेना आप लोग कैलकुलेशन, और ये b2 से डिवाइड होगा v1 v3 में कितना आएगा, तो ये आएगा b1 b3, ठीक है सर जी ये काम कर लेंगे अपन, और b3 के लिए आएगा 2v1 v2 आएगा, तो ये आंसर आ गया अपने पास, ठीक है बच्चों। तो ये तरीका मुझे लगता है बहुत पजलिंग नहीं है, आराम से ऐसे कर सकते हैं, और भी तरीके हैं पर ये तरीका मुझे लगता है आसान है, इसमें कोई मतलब डायरेक्ट याद रखने वाली चीज नहीं है, 2 लाइन में वैसे ही हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए अननेसरी अपन ट्रिक बनाए या ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, जब डायरेक्ट ही हो रहा है तो ऐसे वैसे करने का कोई मतलब नहीं रह जाता बच्चों, ठीक है। तो अपन फंडामेंटल तरीके से करेंगे, जहां पर अपन ने आवश्यकता होगी डायरेक्ट करने की वहां अपन उनका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे ही हैंडल करना आसान रहेगा, ठीक है सर जी। और बताइए, देखो सर इसमें बच्चों नेक्स्ट सवाल ये है कि एक यहाँ पर क्या बच्चों हाफ सर्कुलर पाथ है, वो ए से बी तक कोई पार्टिकल जा रहा है और रेडियस दे रखी है कितना, 6 मीटर दे रखी है भाई। ये रेडियस कितनी दे रखी है कि सर 6 मीटर गिवन है भाई, तो 6 मीटर ये, तो ये 6 मीटर लिखा हुआ है यहाँ। अब अब कितना समय लगा, 4 सेकंड लगे है ना। अब पूछा कि बता भाई मेरे एवरेज स्पीड, जब यहां से 4 सेकंड लगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो दोनों का फंडामेंटल लगाना है अपन लोगों को बच्चों। तो पहले तो अपन बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, चलो एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। चलो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा कि सर v एवरेज आपने बताया था, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस नेट अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम नेट या टोटल कितना लगा, तो भाई साहब जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल तक का डायरेक्ट डिस्टेंस, तो एस नेट तो ये होगा अपना, तो एस नेट कितना हो गया कि सर ये तो 2r के बराबर, रेडियस r ये, तो ये डायमीटर के बराबर है 2r के बराबर, ठीक है बच्चों। तो 2r अपॉन टी, तो भाई साहब जी कितना आएगा, रेडियस कितना है कि सर 6 दे रखा है, टाइम कितना है कि सर 4 दे रखा है, तो भाई साहब ये कट गया, ठीक है। वैसे भी क्या होगा 12 और बटे 4 करेंगे अपन तो 3 आएगा, तो 3 मीटर पर सेकंड आ गया बच्चों, ये 3 मीटर पर सेकंड आ गया अपना, कि सर कोई समस्या नहीं है। अब एवरेज स्पीड की बात करें अपन बच्चों, तो एवरेज स्पीड की बात करें तो इसमें अपन ने जो लेना है बच्चों, कि बिल्कुल सर जी, तो इसमें लेंगे अपन एस ए बी जी लिख देता हूं मैं, तो डी टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टी टोटल के बिल्कुल सर। तो इसमें भाई साहब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये, तो ये बच्चों 2 पाई आर का आधा है, सरकमफेरेंस का आधा है, तो कितना आएगा कि सर पाई आर आएगा, पाई आर, और टाइम कितना वो टी आने वाला, तो पाई आर कितना है 6 और टाइम कितना लगा 4 लगा, तो फाइनली कितना होगा, ये 2 से कट जाएगा भाई, तो 3 पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये बस कॉमन सी बातें हैं बच्चों, तो ये बहुत बेसिक सवाल हैं जो कई बार आ भी जाते हैं कोई एग्जाम में बच्चों। तो आपको हर तरह के सवालों को डील करना आना चाहिए, क्योंकि आपको हर सवाल चाहे आसान हो चाहे टफ हो, वो नंबर तो बच्चों बराबर दिलाता है, +4 दिलाएगा, है ना। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन की बात करें अपन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ना, अपन वेलोसिटी का बढ़ना, ये तो बोलते हैं। जैसे कोई बाइक चलाते हैं अपन, और जैसे ही अपन एक्सेलेटर को दबाते हैं तो वहां से अपनी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ जाती है बच्चों, तो वही एक्सीलरेटर है एक्चुअल में, है ना। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड में किस रेट से पर सेकंड कितना बदलाव आ रहा है,
ये उसको बताता है कि एक सेकंड में स्पीड या वेलोसिटी एवरेज कितनी बढ़ रही है एक सेकंड में, उसके एक तरह से हम लोगों को एक अंदाजा, एक फील आता है बच्चों कि एक सेकंड में स्पीड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है। ठीक है सर, ये भी दो तरह का डिफाइन कर दिया, एक तो वही एवरेज बड़े इंटरवल के लिए और इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए डिफाइन कर दिया कि ठीक है सर जी। अब एवरेज एक्सेलरेशन में वही आएगा बिकॉज वेलोसिटी के बदलाव से आता है ये, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो टोटल बड़ा चेंजेस लेंगे अपन बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बट इसमें वेक्टर भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको अपन यहाँ टी इनिशियल लिखना है कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, टी इनिशियल। अब यहां पर अपन वेक्टर लगा सकते हैं सब जगह, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों, तो यहां पर 2D में जरूरत पड़ेगी अपन है। अभी तो अपन बिना वेक्टर के भी काम चला सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1D में क्या होता है जनरली मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही होगा 99%, तो अपन बिना वेक्टर के भी समझ लेंगे, ऐसे कोई समस्या नहीं है कि ठीक है सर जी। अब तो कि सर ये बिल्कुल आपने बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो चेंज लेते हैं इसमें, चेंजेस के रेशियो से निकालते हैं। और इंस्टेंटेनियस में क्या होता है पर्टिकुलर मोमेंट की बात होती है बच्चों इसमें, ठीक है। तो इसमें इंटरवल बहुत छोटा होगा, तो ये जब बहुत छोटा होगा तो वेलोसिटी में चेंज भी बहुत छोटा होगा, टाइम में बदलाव भी बहुत छोटा होगा, इसलिए ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब डेल्टा टी बहुत कम है, मतलब ये इंटरवल 0.001 सेकेंड हो सकता है बच्चों, बहुत छोटा इंटरवल हो सकता है। तो ये डेल्टा टी को डी टी लिख दिया, डेल्टा वी को डी वी लिख दिया, स्मॉल बदलाव आएगा। और वी डी वी बाई डी एक्स के इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है थोड़ा अटपटा लग रहा हो कि आया कैसे गया ये, तो बच्चों ये कैसे आया मैं इसको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये जब आपका डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन समझाया था उस सभी मैंने ये आपको बताया हुआ है, वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको ये चीज मैंने वहां क्लियर की थी। वापस रिवाइज करा देता हूँ मैं, कहाँ आप उस वीडियो को देखोगे, फिर भी आप अभी नहीं देखा हो तो आप देख लेना, वो भी आपके लिए वो काफी हेल्पफुल वीडियो था बच्चों। डीवी अपॉन डी टी, तो क्या आएगा बच्चों, इसको अपन मैंने डीवी अपॉन डी टी को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया डीएक्स से, ये डीएक्स से बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो डीएक्स अपॉन डीएक्स क्या होगा बच्चों, वैसे भी 1 होगा, एक जैसे से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, और वैसे भी डीएक्स अपॉन डीएक्स क्या होता है 1 होता है, तो ऐसा कर सकते हैं। इससे फिर अपन ने क्या किया था, इन दोनों को इंटरचेंज किया था, ऊपर वालों को इंटरचेंज करते ही क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये जाएगा बिल्कुल सर जी, ये डी एक्स यहाँ और इधर क्या जाएगा डीवी अपॉन डी एक्स आएगा। तो मल्टीप्लाई तो है, ये स्मॉल चेंज मल्टीप्लाई में है, तो इनको अपन है ना, इनको मतलब अदला बदली कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं अपन, वेलोसिटी बोलते हैं, है ना, क्योंकि एक्स के डिप्रिसिएशन से क्या आता है बच्चों, वेलोसिटी आती है, और वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये फॉर्मूला भी अपने लिए बड़े काम का फॉर्मूला है बच्चों, इस पर कई बार सवाल आते हैं इस रिलेशन पर, कि ठीक है सर जी इसको भी याद रखेंगे हम लोग, कैसे आया वो आपने यहाँ पर क्लियर कर दिया, ऐसे आया भाई, ठीक है। ठीक है सर, छोटी छोटी बातों को हम लोग याद रखेंगे, खूब अच्छे से इनके नोट्स को प्रॉपरली हम लोग बना लेंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है बच्चों के, ठीक है सर जी। और क्या है, हाँ बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में 10th क्लास में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। ये भी हमारे लिए काफी काम में आने वाली चीजें हैं, फिजिक्स के आगे के चैप्टर्स में ये पूरी चीजें बेसिक चीजें काम में आएंगी बच्चों। तो 1D एक तरह से 1 डायमेंशनल मोशन वाला जो चैप्टर है वो आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसके अलावा फिजिक्स में भी अदर चैप्टर्स में भी इनका यूज होता है, तो ये बेसिक चैप्टर है बट बड़े काम का है बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें अपन, तो वो 3 इक्वेशंस मैं अभी समझा देता हूँ आपको, ठीक है, कैसे आई हैं बच्चों, तो उसका फंडामेंटल मैं अभी रिवाइज कराता हूँ आपको। ये जैसे ऐसे मानिए बच्चों, जैसे कोई पार्टिकल है वो t बराबर 0 पर उसका स्पीड u है, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं अपन, और मान लीजिए उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, ये कांस्टेंट का मतलब अपन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं कि मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है बच्चों, ठीक है सर जी। मैं थोड़ा सा बच्चों इसको और प्रॉपर लिखता हूँ, ठीक है सर, कोई नहीं लिख दीजिए आप, ठीक है। अब ये तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो बच्चों उसमें क्या होगा, एकदम से स्पीड उसकी डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज होगी उसकी, ऐसे लग पड़ा ये, तो u से बढ़ के क्या हो गया है v। अपन एक स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग समझ रहे हैं कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा था, उस पर फिर इधर फोर्स या एक्सेलरेशन लगना शुरू हो गया ये, और टी टाइम में उसका स्पीड बढ़ के, या किसी ने पहले कम कम स्पीड में चल रहा और एक्सीलरेटर दबा दिया मान लीजिए, तो उसकी स्पीड तेजी से एकदम से बढ़ गई बच्चों, टी टाइम में पहले यू स्पीड थी अब वी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल है, ठीक है सर जी। और इस टी टाइम में कितना चला, वो एस चला। अब वो इक्वेशंस अपन बनाना है, ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानते हुए अपन ड्राइव कर देता हूं, देखो मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर अपन बात करें बच्चों, तो ये ऐसे समझ सकते हैं अपन, जैसे यहां पर हमें मालूम है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें बच्चों, भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि सिंस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ए जो होता है ना बच्चों, वो तो क्या होता है आपका कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी,
एक सेकंड बच्चों, शायद ये थोड़ा चला गया है, वापस से बुलाते हैं इसको। हाँ भाई वापस से आ गया है। तो ये अब देखो बच्चों एक सर एक्सेलरेशन जो ए है ना, वो क्या होता है, एक तरीका तो ये होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तब अपन ने कोई दिक्कत नहीं है अपन, क्योंकि जब कांस्टेंट होता है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर ही होते हैं बच्चों, याद रखिए हमेशा। कोई चीज यदि कांस्टेंट है तो उसका आप एवरेज वैल्यू लो या आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करो, बात एक ही है बच्चों। तो ये इसलिए अपन ये ले सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एवरेज वाला भी अपन ए के बराबर ही होगा। अब डेल्टा वी क्या होता है सर, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। तो वी फाइनल क्या बच्चों के सर वी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू है, तो चेंज इन वेलोसिटी इतना हो गया, कितने टाइम में टी में। भाई दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ए टी बराबर v माइनस यू, तो पहला इक्वेशन आपके सामने है, यही इधर आ जाएगा, तो v बराबर क्या आ गया बच्चों, u प्लस ए टी। इसको बोलते हैं अपन बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सब मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप इसको जस्ट ये याद रखिए कैसे, क्योंकि सेंस आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, फील क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल सही है। इसको अपन इंडिकेशन भी कर सकते हैं, पर बिना इंडिकेशन के ये काम हो गया अपना। अब v की बात करें, v क्या होता है कि सर v जो होता है ना वो ds अपॉन dt होता है, और v अपन ने किसके बराबर u प्लस ए टी के बराबर प्रूव किया। तो भाई साहब ds बराबर कितना होगा सर, u प्लस ए टी। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, है ना, कि v बराबर ds अपॉन dt होता है, डिस्प्लेसमेंट की डिप्रेशिएशन से वेलोसिटी आता है, ये अपन ने प्रूव कर दिया इतना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा भाई ये। अब दोनों तरफ बोथ साइड इंडिकेशन कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पर टाइम की लिमिट, जैसे टाइम शुरुआती टाइम 0 है, बाद वाला टाइम t है, तो ये जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट, शुरुआती डिस्प्लेसमेंट 0 है और बाद में डिस्प्लेसमेंट बढ़ के s हो गया है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये लिमिट आ गई कि 0 टाइम पर 0 डिस्प्लेसमेंट, t टाइम पर बढ़ के s हो गया है। अब इसका ये s आएगा बच्चों कि ठीक है बिल्कुल सर जी, कोई समस्या नहीं है। और ये कितना आएगा कि सर u dt का ut आ जाएगा, और ये t की पावर 1 है, तो इसका इंडिकेशन क्या होगा बच्चों, टी स्क्वायर बाई 2 होगा। पावर वाला रूल लगा देंगे बच्चों, पावर 1 से बढ़ गई, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया कि बिल्कुल सर जी आ गया, और 0 से t आ गया। तो फाइनली जब अपन लिमिट वगैरह पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ गया कि सर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया ये तो, क्योंकि जीरो रखने से कोई फायदा नहीं होगा कि जीरो सब पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो वाली चीज घटेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई, बिल्कुल सर जी, s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, जो कि आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ के आए होंगे। तो इससे बोलते हैं अपन सेकंड इक्वेशन बोलते हैं बच्चों, बिल्कुल सर जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल सर इसको हम लोग याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम लोग बात करें कि थर्ड इक्वेशन कैसे आई बच्चों, तो थर्ड इक्वेशन को अपन ऐसे एक लाइन में समझ सकते हैं कि ई जो अपना ए था, ए के दो फॉर्म लेते हैं, एक तो डीवी अपॉन dt और एक और बताया था ना भाई वी डीवी अपॉन ds, बिल्कुल सर जी आपने ये बताया था। तो भाई साहब ये अपन बी डीवी और ये एडीएस ये कर सकते हैं अपन। तो फाइनली कितना है बच्चों कि सर लिमिट देखो तो 0 से s तक लिमिट हो जाएगी, इधर u से v तक लिमिट हो जाएगी, बिल्कुल सर जी ये। तो फाइनली अपने पास क्या है बच्चों कि सर जी ये v स्क्वायर बाई 2 आएगा, और लिमिट क्या आएगी बच्चों u से v, और यहाँ a और s ऐसे जाएगा 0। तो ये जस्ट सिंपल सा इंडिकेशन है कि 0 से s तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और जो आपका वेलोसिटी है वो u से बढ़ के v हुआ है। तो 0 डिस्प्लेसमेंट पर u स्पीड है, s डिस्प्लेसमेंट होते होते स्पीड v हो गई है, ऐसे लिमिट डिसाइड की जाती है बच्चों। इसका इंडिकेशन क्या होगा, b की पावर 1 का पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया। तो फाइनली कितना आएगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा, फिर यहाँ पर अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा बच्चों a इंटू एस, क्योंकि 0 से कोई फायदा नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2as। तो फाइनली वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये अपन ने इक्वेशन, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन भाई, ठीक है। तो ये जब ये क्योंकि अपन ने यहाँ पर एक्सेशन को कांस्टेंट मानते हुए अपन ने लिखा है कि कांस्टेंट मानते हुए अपन ये काम कर सकते हैं, तो हमें याद रखना है। और यहाँ पे भी देखो ना इंडिकेशन में बाहर कर दिया अपन ने, तो कोई चीज कब बाहर होती है इंडिकेशन में, जब वो कांस्टेंट हो। तो ये सभी जो डेरिवेशंस किए गए हैं वो अपन ने बच्चों एक एक्सेशन को कांस्टेंट मानते हुए किए हैं। तो हमें याद रखना है जो हमारी जो इक्वेशंस होती हैं, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो, सेकंड इक्वेशन हो, थर्ड इक्वेशन हो, ये सब कब एप्लीकेबल है, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। कि सर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है तब अपन ने इंडिकेशन की हेल्प से सॉल्व करना होता है, हर बार इंडिकेशन करना पड़ता है, शुरुआत से इंडिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज इनको अपन डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तब इसमें। तो ठीक है, इस पर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे बच्चों, अगले लेक्चर में हमारी इसी पर बात होगी, इनके क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस के। तो ये सब हमारा आगे कारवां रहेगा,
मोशन अंडर ग्रेविटी को समझेंगे हम लोग, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग समझेंगे। उसका बहुत सारी बातें अपन ने डिस्कस करने वाले, रिलेटिव मोशन हम लोग कवर करने वाले हैं, ग्राफ थ्योरी कवर करेंगे। तो वन बाई वन हम लोग सभी चीजों को स्पीडली हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों को बच्चों मेरा बहुत बहुत सजेशन है कि आप घर पे पूरे मन लगा के पढ़ाई करो। और जो आज मैसेज है वो ये कि आपको यदि लाइफ में सक्सीड होना है तो दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक तो इग्नोरेंस और एक कॉन्फिडेंस। मतलब ये दो चीजें हमें चाहिए कि सर इग्नोरेंस का मतलब कि बुरी चीजों को हमें इग्नोर करना है, उनकी उपेक्षा करनी है, ठीक है बच्चों। और अच्छी आदतों को हमें अपने अंदर लाना है, ठीक है। तो इग्नोरेंस, खराब चीजों को इग्नोर करना है, और अच्छी चीजों से अपना एक अच्छी पढ़ाई से हमारा एक दिनचर्या से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए बच्चों, ठीक है। तभी हम लोग अपने परिवार का, अपने देश समाज का भला कर पाएंगे। इसी के साथ बच्चों, जय हिंद।